Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is the nursing care plan on thalassemia. तो आज हम जानेंगे कि हम क्या केयर प्रोवाइड करेंगे टू आवर थैलेसीमिया पेशेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियोज़ को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जान लेते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है. Thalassemia is a group of inherited blood disorders that affect the body's ability to produce hemoglobin. Thalassemia क्या है? ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स है जिसमें क्या हो जाता है, ये बॉडी की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसमें वो हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या फिर प्रोड्यूस होता भी है तो सही से प्रोड्यूस नहीं होता. द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स, ये जो होता है ये प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू आउट द बॉडी. पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होती है वो यही करता है. जो थैलेसीमिया के लोग होते हैं हैव फ्यूअर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, उनका जो आरबीसी काउंट होता है वो कम होता है. लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल लोगों से उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है. और विच कैन लीड टू एनीमिया एंड अदर हेल्थ इश्यूज, जो कि एनीमिया या फिर और हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है. तो टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया क्या है? अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया. इसमें मेजर और माइनर भी आते हैं, पर उतना हमें डीप जाने की जरूरत नहीं है. तो देखो, सबसे पहले अल्फा थैलेसीमिया में क्या है? कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन जीन्स दैट प्रोड्यूस अल्फा ग्लोबिन. उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाना जो कि अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं. फिर बीटा थैलेसीमिया में कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स दैट प्रोड्यूस बीटा ग्लोबिन. सेम, ठीक. इसमें सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? फटीग एंड वीकनेस, पेल एंड और येलोइश स्किन, फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज, स्लो ग्रोथ, एब्डोमिनल स्वेलिंग और डार्क यूरिन, ये सब देखने को मिलेगा. तो ये था थोड़ा सा थैलेसीमिया के बारे में. इसके बाद हम जानेंगे कि हम केयर क्या प्रोवाइड करेंगे. सबसे पहले पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली चार्ट, और उसके बाद फैमिली ट्री. इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस में. इसमें देखो, पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री होगी. प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे? आप देखो, मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, वो एग्जाम्पल लिखा है. एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो. 5 year old पेशेंट. देखो, ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलेगा, बचपन में ही पता चल जाता है, 0 to 5, और थोड़ा सा वो जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है. तो 0 to 5 year old जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनमें देखने को मिलेगी ये वाली कंडीशन. A 5 year old patient with beta thalassemia major presents with a history of chronic anemia requiring regular blood transfusion since infancy. The child experiences fatigue, delayed growth, and mild facial bone changes. Currently under iron chelation therapy to manage transfusion related iron overload. तो आप ऐसे जो है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हो. उसके बाद आ जाते हैं हम चीफ कंप्लेंट्स पे. चीफ कंप्लेंट्स क्या है? फटीग और लो एनर्जी लेवल्स, 2 साल से ऐसा पेशेंट को फील हो रहा है. पेल स्किन या फिर स्किन पेलर हो रहा है, जो कि इन्फेंसी से ही नोटिस किया जा रहा है. डिलेड ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये लास्ट 1 year से ऑब्जर्व किया जा रहा है. और एब्डोमिनल फुलनेस ड्यू टू स्प्लीनोमेगाली. स्प्लीनोमेगाली मतलब जो स्प्लीन है उसका साइज बढ़ रहा है. प्रेजेंट फॉर द पास्ट 6 months, पिछले 6 महीनों से ये प्रेजेंट है, ठीक है. इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे. फिजिकल एग्जामिनेशन एक थैलेसीमिया पेशेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है. तो कि अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर है हमारे पेशेंट को, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर पेशेंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, उसी के हिसाब से बनाया गया. तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फॉर योर एनसीपीज, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें हम जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस और पोस्चर चेक करेंगे. इसके बाद स्किन कंडीशन, हेड एंड स्काल्प, आईज चेक करेंगे. इसके बाद ईयर्स, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स, देन नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, और लास्ट में एक्सट्रीमिटीज, बैक और जेनिटल एंड रेक्टम. दिस इज ऑल जो कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन में कवर करोगे ऑफ अ थैलेसीमिया पेशेंट. तो आप ये सब चेक करते. देखो, एक्सट्रीमिटीज़ में दिखा रखा है माइल्ड पेलर है, कोई एडिमा नहीं है, और कैपिलरी रिफिल गुड है. अगर कोई चेंजेस होंगे तो आप वीडियो पॉज करोगे ना, एंड यू कैन चेक इट आउट राइट देयर. आप देख सकते हो, ठीक है. कोई भी चेंजेस इसमें हमने लिख रखे हैं जो भी थैलेसीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे. इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे. टेम्परेचर नॉर्मल है, हार्ट रेट माइल्डली एलिवेटेड है, रेस्पिरेटरी रेट स्लाइटली एलिवेटेड, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, O2 सेचुरेशन नॉर्मल, वेट स्लाइटली अंडर वेट होगा क्योंकि भाई अभी हमने देखा ग्रोथ रिटार्डेशन वैसे भी है उसमें. हाइट बिलो एवरेज है. लैब इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन सिग्निफिकेंटली लो है, 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, बहुत कम है. आरबीसी काउंट नॉर्मल और स्लाइटली एलिवेटेड है. मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी जिसे हम बोलते हैं, वो भी लो है. एमसीएच वो भी लो है.
रेटिकुलोसाइट काउंट एलिवेटेड है, सीरम फेरिटिन एलिवेटेड है, क्योंकि इसीलिए आयरन चिलेशन थेरेपी पे है पेशेंट, देखो ठीक है। फिर उसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, डिक्रीज्ड है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करवाओगे तो इसमें डायग्नोसिस हो जाएगा कि बीटा थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है। एलएफटी करवाओगे तो पॉसिबल अर्ली लीवर स्ट्रेन ड्यू टू आयरन लोड, आयरन ओवरलोड हो रहा है ना, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो आयरन ओवरलोड होगा, इसलिए पेशेंट को आयरन चिलेशन थेरेपी पे डाल रखा है, और इसीलिए आपका जो सीरम फेरिटिन लेवल है वो हाई है, ठीक है। तो सीरम बिलीरुबिन लेवल देखोगे तो वो भी माइल्डली एलिवेटेड है। फिर मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। मेडिकेशंस में हमने क्या दिया है, फॉलिक एसिड दी है, प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन एंड प्रिवेंट्स फोलेट डिफिशिएंसी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने चिलेशन के लिए चिलेट्स एंड रिमूव्स एक्सेस आयरन फ्रॉम द बॉडी, आयरन चिलेटिंग एजेंट दिया है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिफेरा सिरोक्स, ठीक है। तो ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आयरन ओवरलोड हो रहा है, इसीलिए हमने ये ड्रग दिया है, ताकि चिलेट किया जा सके, आयरन को बॉडी से निकाला जा सके, ठीक है। विटामिन ई दिया है, एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट आरबीसीज। पैरासीटामॉल पेन को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए। और पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरी है, देखो इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल्स, इंक्रीजेज हीमोग्लोबिन लेवल्स एंड मैनेजेस क्रोनिक एनीमिया। अगर पेशेंट को क्रोनिक एनीमिया है तो सिंपल सी बात है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, तो वही है आरबीसी, पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है, जैसे भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, हर 3-4 हफ्ते में होता रहेगा। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलेटेड टू क्रोनिक एनीमिया एज एविडेंस बाय पुअर वेट गेन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एज एविडेंस बाय फटीग, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स एंड हॉस्पिटल विजिट्स। देखो अब रिस्क फॉर इन्फेक्शन जो है ना, इट इज़ अ कॉमन डायग्नोस, पर प्रायोरिटी वाइज ही आता है, क्योंकि ऐसा पेशेंट जो होता है ना, थैलेसीमिया पेशेंट, वो बार बार हॉस्पिटल विजिट तो करता ही है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए, उसे हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन लग जाए, उसके चांसेस होते हैं। पर मैंने इस पर बनाया नहीं है, आप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आयरन ओवरलोड का जो है ना, वो थेरेपी जो है उस पर बना दिया मैंने, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस पे अदर डिसीज़ में मैंने डायग्नोसिस को एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इन्फेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन इसे भी कर रखा है। रिस्क फॉर आयरन ओवरलोड इसे किस में नहीं कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला एक्सप्लेन किया, रिस्क फॉर आयरन ओवरलोड रिलेटेड टू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो और डिस्टर्ब बॉडी में ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू क्रोनिक एनीमिया एज एविडेंस बाय पुअर वेट गेन। सब्जेक्टिव डेटा में मदर बोल रही है कि चाइल्ड पुअरली, मतलब जो इसकी ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत पुअर है, वो खाता नहीं है और बहुत जल्दी थक जाता है। फिर आप ऑब्जेक्टिव डेटा में उसका बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, वो अंडर वेट है पता चल जाएगा। उसका फेस पेल है, वो फटीग के साइन आप देख सकते हो उसमें, उसका ग्रोथ चार्ट इंडिकेट करेगा कि भाई ये इसका जो वेट है वो बिलो 5th परसेंटाइल है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक। इसके बाद प्लानिंग में क्या कर, डाइटरी हैबिट्स उसके असेस करो, प्रेफरेंसेस और मील पैटर्न्स को असेस करो, मॉनिटर करो वेट और हाइट वीकली, प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन मील्स, एजुकेट पेरेंट अबाउट आयरन रिच एंड फोलेट रिच फूड्स। उसके बाद कोऑर्डिनेट विद अ डाइटिशियन फॉर अ टेलर्ड न्यूट्रिशनल प्लान, ठीक है, एक डाइटिशियन को आपको कोऑर्डिनेट करना है डाइटिशियन के साथ, और एक टेलर्ड न्यूट्रिशनल प्लान बनाना है पेशेंट के लिए। इनकरेज ओरल इंटेक विद चाइल्ड फ्रेंडली फूड प्रेजेंटेशंस। 7th आपका प्लानिंग है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स लाइक फॉलिक एसिड, ताकि फोलेट डिफिशियंसी ना हो जाए, ठीक है। आयरन और फॉलिक एसिड दोनों नेसेसरी हैं आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। लास्ट में मॉनिटर लैब वैल्यूज जैसे कि हीमोग्लोबिन और सीरम फेरिटिन लेवल, ताकि आपको पता लगता रहे आपको कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या फिर चिलेशन थेरेपी कब देनी है, ठीक है। तो ये प्लानिंग हो जाएंगी, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशंस बनेंगे, और लास्ट में इसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन बनेंगे। द चाइल्ड हैज शोन इंप्रूव्ड एपेटाइट एंड वेट गेन विद कंसिस्टेंट न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये आप लिख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एज एविडेंस बाय फटीग। इसमें गोल क्या है, चाइल्ड विल डिमॉन्स्ट्रेट इंप्रूव्ड एक्टिविटी टॉलरेंस विदाउट एक्सेसिव फटीग। इसमें सब्जेक्टिव डेटा में आप क्या कहोगे, भाई जो बच्चा ये तो बता नहीं पाएगा, इसमें मदर ही बताएगी, ठीक है। मदर रिपोर्ट्स दैट द चाइल्ड गेट्स टायर्ड इजीली एंड आफ्टर माइल्ड एक्टिविटी एंड प्रेफर सिटिंग और लाइंग डाउन, या तो लेटना चाहता है तो बैठना चाहता है, थोड़ा सा काम करने के बाद ही, थोड़ा सी कोई एक्टिविटी करता है तो थक जाता है। ऑब्जेक्टिव डेटा में चाइल्ड अपीयर्स पेल, हैज़ अ हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर। उसका हीमोग्लोबिन लेवल इतना लो है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है, क्यों उसे फटीग हो रहा है। फिर प्लानिंग में आ जाते हैं, प्लानिंग में क्या, असेस द चाइल्ड्स लेवल ऑफ फटीग ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्टिविटीज़,
मॉनिटर वाइटल साइंस बिफोर एंड आफ्टर एक्टिविटी, शेड्यूल रेस्ट पीरियड्स बिटवीन एक्टिविटीज़, इनकरेज क्वाइट प्ले एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। देखो उसे एक तो उसका रेस्ट पीरियड डिसाइड होना चाहिए कि एकदम वो रेगुलरली कोई एक्टिविटी ना करता रहे, ठीक है। अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है उसके बीच में वो रेस्ट करे, ठीक है। रेस्ट करने के बाद दोबारा से उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकता है, पर लगातार ना करे, ठीक है। और जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होना चाहिए, धीरे धीरे उसका जो इंटेंसिटी वो बढ़ना चाहिए। फिर एजुकेट पेरेंट्स अबाउट साइंस ऑफ ओवर एक्सर्शन नहीं करवाना है बच्चे से। कोलैबोरेट विद फिजियोथेरेपिस्ट फॉर एक्टिविटी प्लानिंग। फिर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट, और एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब ट्रांसफ्यूजन्स एंड मॉनिटर हीमोग्लोबिन लेवल्स। इस पे इंटरवेंशंस इसी पे बेस्ड बनेंगे और लास्ट में इवैल्यूएशन भी इसी पे बेस्ड बनेगा, ठीक है। द चाइल्ड हैज शोन इंक्रीज टॉलरेंस टू एक्टिविटी विद रिड्यूस एपिसोड्स ऑफ फटीग। लास्ट में आ जाते हैं रिस्क फॉर आयरन ओवरलोड रिलेटेड टू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। इसमें मदर क्या बोल रही है कि मदर रिपोर्ट्स चाइल्ड रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एवरी 3 to 4 वीक्स। अब हर 3-4 हफ्ते पे अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो पॉसिबल है कि आयरन ओवरलोड हो ही रखा होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव डेटा में आप सीरम फेरिटिन लेवल चेक करोगे जो कि 1200 Ng/ml आ रहा है, दैट इज़ हाई सीरम फेरिटिन लेवल, ठीक है। तो चाइल्ड इज ऑन चिलेशन थेरेपी, ये भाई डिफेरा सिरोक्स उसे दे रहे होंगे हम, मतलब मेडिकेशन में देंगे ही देंगे क्योंकि हमें आयरन को चिलेट करना है, ठीक। अब इसमें गोल क्या बनेगा, द चाइल्ड विल मेंटेन आयरन लेवल्स विद इन अ सेफ रेंज थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। डायग्नोसिस हमें पता है। इसके बाद प्लानिंग देखो, मॉनिटर सीरम आयरन सीरम फेरिटिन लेवल्स रेगुलरली। इसके बाद रिव्यू हिस्ट्री एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कब कब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एजुकेट पेरेंट्स अबाउट द नीड ऑफ चिलेशन थेरेपी क्यों ज़रूरी है उसे बताना है भाई पेरेंट्स को, ठीक है। ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, ज़रूरत क्या है बताना है। फिर असेस द साइंस ऑफ आयरन ओवरलोड, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, लीवर एनलार्जमेंट, ये सब हो रहा है ना, ये साइंस होते हैं आयरन ओवरलोड के। अगर आयरन ओवरलोड हो रहा है तो ये सब होने लगेगा। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड आयरन चिलेशन थेरेपी। फिर इनकरेज फ्लूइड इनटेक टू सपोर्ट रीनल क्लियरेंस के लिए फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करना है। फिर कोऑर्डिनेट रेगुलर फॉलोअप एंड पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करके रखना है, ये भी बताना है पेरेंट्स को। और मॉनिटर लीवर फंक्शन टेस्ट फॉर साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी। भाई लीवर टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है आयरन की वजह से, तो वो भी उसके लिए भी आपको क्या करना है, लैब टेस्ट वगैरह करवाते रहना है। तो ये सब प्लानिंग है, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगी। लास्ट में इवैल्यूएशन में क्या आएगा, द चाइल्ड हैज़ मेंटेन्ड कंट्रोल्ड आयरन लेवल्स थ्रू कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट एडियरेंस। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्नोसिस। लास्ट में आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। उसमें हम एजुकेट करेंगे पेरेंट्स को ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू मैनेज एनीमिया। एक्सप्लेन करेंगे आयरन चेलेशन थेरेपी का क्या नीड है, ठीक है। आयरन ओवरलोड क्या होता है, आयरन ओवरलोड क्यों हो रहा है, आपका बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से आयरन ओवरलोड हो रहा है, उससे क्या दिक्कत हो सकती है, वो सब बताना है, ठीक है। फिर एक बैलेंस्ड हाई प्रोटीन आयरन कंट्रोल डाइट एडवाइस करनी है पेरेंट्स को कि भाई यही देना है बच्चे को। फिर इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को टू इंश्योर द चाइल्ड टेक्स फॉलिक एसिड सप्लीमेंट डेली। चाइल्ड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट रोज़ ले रहा है, इसके बारे में आपको पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है। फिर एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन फॉलोअप विद अ पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट से आपको एक रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि बच्चे का ब्लड वर्क और जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ब्लड में वो रेगुलरली चेक होते रहें। रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ फटीग, पेलर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब पेशेंट के पेरेंट्स को हमें बताना है कि आप कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे कि ये साइंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है ताकि किडनी क्लियरेंस बना रहे। और एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी और एक एडिक्वेट रेस्ट पीरियड होना चाहिए उसके बीच में। और प्रॉपर वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन करके रखना है बच्चे का। इमोशनल कोपिंग और फैमिली को इनकरेज करना है कि आप भी केयर में इन्वॉल्व होइए, ठीक है। तभी आप समझ पाएंगे कि बच्चे को कैसे केयर प्रोवाइड करानी है एट होम सेटिंग, ठीक है, घर में कैसे केयर प्रोवाइड करानी है, ठीक। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट केयर ऑफ अ थैलेसीमिया पेशेंट। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो थ्रू आउट द वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करो एंड आई विल आंसर यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।